हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस बताया जा रहा है। और इसमें बहुत ही अहम दो तीन चीजें ऐसी हैं कि ये कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख फौजी और तमाम जरूरी साजो सामान फौज का मुहैया किया हुआ है। अमेरिका का कहना है कि इन्वेजन हो जाएगा, हमला हो जाएगा। बातचीत होती है। रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि साहब आप टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका नेटो का जो है वो फैलाव और यहां तक हमारे बॉर्डर तक ना पहुंच जाए। और एक अजीब रस्साकशी की सूरत हाल है। एक तरफ नेटो मुल्क है, अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है। यूक्रेन इतना बड़ा मसला क्यों है, क्या कुछ है इसके पीछे, ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज फिर हमारी रिक्वेस्ट पर सईद नकवी साहब हैं। आज वो दिल्ली में ना होते हुए भी हमें वक्त दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि यूक्रेन का मामला इतना आगे क्यों कुछ बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ है? पुतिन और जो बाइडेन के बीच में जो बात हुई उसके बाद आप कैसे देख रहे हैं? 1 घंटे उन्होंने बात की, उसके बाद यह अनाउंस किया गया कि कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि बात हुई, इसके बावजूद कि बाइडेन और व्हाइट हाउस से मुस्तकिल ये अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कि ये अगर आप आगे आए तो यानी अगर रशियन फोर्सेस जो कि 100,000 1 लाख से ज्यादा 1,20,000 के करीब हैं, वो अगर यूक्रेन के बॉर्डर पे ड्रिल्स कर रही हैं, वहां पे तमाम साजो सामान के साथ हैं, अगर ये आपने इन्वेड किया तो फिर क़यामत आ जाएगी। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई मैं इन्वेड नहीं करने वाला हूं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं आप इन्वेड करेंगे। तो वो कह रहे हैं साहब हम इन्वेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका जो नेटो है मिलिट्री अलायंस, जो नॉर्थ अटलांटिक पैक्ट है, वो उसके तमाम से हवाई जहाज, उसके टैंक्स ऑलरेडी मौजूद आपने भेज दिए हैं और हमको चारों तरफ से ये घेर रहे हैं। तो आप ये हमसे कह दीजिए कि साहब हमसे ये वादा कर लीजिए और बिल्कुल गारंटीज के साथ कि आप ना जॉर्जिया पे और ना यूक्रेन को नेटो के अंदर लेंगे। क्योंकि याद रखिए कि 1997 में जब सोवियत यूनियन टूट के रशा हो गया था, तो आपकी नेटो की और वेस्ट की बात हुई थी। उसमें यह तय किया गया था कि हम 1 इंच भी अब आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद आपने तमाम ममालिक, इस वक्त 14 ऐसे ममालिक हैं ईस्टर्न यूरोप के जो कि नेटो का हिस्सा बन चुके हैं और जो कि पुराने सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। यानी इन वादों के बावजूद ये इतना बढ़े। अब वो कह रहे हैं देखिए इनफ इज इनफ, आप यूक्रेन और जॉर्जिया में नेटो को नहीं बढ़ाएंगे। वो कहते नहीं साहब आप इन्वेट करने वाले, इसलिए हम यहां मौजूद हैं। नहीं, आप मौजूद रहिए, नेटो का हिस्सा उन्हें ना बनाइए। तो बात ये, अब इसके पीछे जाहिर है मसलहतें हैं। मसलहतें सबसे पहली तो ये है कि एक है नॉर्ड स्ट्रीम, जिसको कि नॉर्थ स्ट्रीम कहती है। ये रूस से गैस समंदर के जरिए यूक्रेन को पास करते हुए जर्मनी आती है। तो गोया जर्मनी और फिर आगे, यानी यूरोप रशियन गैस के ऊपर डिपेंडेंट है सर्दियों में, जो कि इस वक्त शदीद है। अच्छा, उसके साथ साथ एक नॉर्थ स्ट्रीम भी आ रही है। यानी इनका शिकंजा, डर ये है अमेरिका में, अमेरिका को और बरतानिया को ज्यादा, इन दोनों को डर ये है कि इनका शिकंजा यूरोप पे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरोप ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। ये चाह रहे हैं कि इनकी डिपेंडेंस रूस पे कम हो। इन्होंने बातें भी अभी हाल में की हैं कतर वगैरह से कि भाई अपना सामान वहां पहुंचाओ। कतर से आजकल बहुत दोस्ती हो रही है,
कतर के पास बेपनाह गैस है, तो वो गैस आ जाए, लेकिन रूस का फायदा ना हो। इधर यूक्रेन ये कह रहा है कि भाई अगर नॉर्थ स्ट्रीम आपने बंद कर दी तो हमें जो थोड़ी सी खुनक मिलती थी, जो एक ट्रांजिट फीस वगैरह मिलते थे, वो हमें ना मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम से उसका यूक्रेन का कोई ताल्लुक नहीं। मामला लुब्बे लुबाब एक तो ये है कि यूरोप की डिपेंडेंस रूस से कम की जाए। गैस वगैरह का किस्सा अगर आप याद रखें तो आप अफगानिस्तान भी चले जाइए, तो जब वहां नूर मोहम्मद तराकी और बाबरा करमाल और हाफिजुल्लाह अमीन, इनकी कम्युनिस्ट सरकारें आ गई थी, तो ये हुआ था कि भाई एक यूनिकॉल कंपनी थी, यूनिकॉल का एक ऑयल पाइपलाइन, उसे टैपी कहते थे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये होती हुई आएगी। ये तो ये गोया तेल के, अरे यहाँ पे भी सीरिया में भी तेल और गैस का झगड़ा है, यहाँ पे भी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में बेपनाह गैस है। तो जहां जहां गैस है वहां वहां एक तनाव, ऑलमोस्ट एज नाइट फॉलोज द डे, जैसे रात के बाद दिन का होना जरूरी है, वैसे इस किस्म की कशीदगी होना जरूरी है। तो वही एक नहीं, और मिनरल्स हैं, कमोडिटीज हैं, जिनके लिए कि ये एक पहलू है सिर्फ। दूसरा है स्ट्रेटेजिक। वो क्या है? ये है कि एंग्लो सैक्सन, यानी बर्तानिया और अमेरिका, वो चाह रहे हैं, बर्तानिया यूरोप से अलग हो गया है, ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट का मतलब हुआ एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन से अलग होके वो दोनों ये चाह रहे हैं कि यूरोप उनके शिकंजे में रहे। यूरोप में मैक्रोन, इमानुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और नए आए हैं एंजेला मर्केल के बाद शोल्स, ये गए अमेरिका, ये दौड़ के गए मैक्रोन पुतिन के पास कि भाई इसको किसी तरह से खत्म। वो नहीं चाहते कि ये जंग वगैरह किस्म की सूरत यूरोप में हो जाए। अच्छा, यूरोप में अगर जंग हुई, फर्ज कीजिए हो जाए, होने वाली मेरे नजदीक नहीं है, अगर हो जाए तो अमेरिका का क्या नुकसान होगा? भाई वो तो वहां उतनी दूर एक अटलांटिक उस पार है, यूरोपियन मेनलैंड। तो या आप स्टेक्स हाई कर रहे हैं जंग के उस मैदान में जहां से आप खुद दूर हैं, और यूरोप को, यूरोप की यूरोपियन सिक्योरिटी को आप चाहते हैं कि उससे आपका आपके कंट्रोल में वो रहे। अच्छा, वो नहीं रह रहा है, क्योंकि शोल्स जर्मनी और फ्रांस अलग अलग बोली बोल रहे हैं। सारा लुब्बे लुबाब इसमें ये है। वो ये कह रहा है पुतिन कि भाई हम इन्वेड नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ तैयारी में हैं कि आप लोगों ने ये ना कहीं कर दिया कि उनको हिस्से में ले लिया नेटो के, ये हम ना होने देंगे। इसके पीछे और क्या है? इसके पीछे के लिए है कि अगस्त में जिस तरह से बाइडेन का अफगानिस्तान से है, वो कोई बहुत तो था नहीं अमेरिकन के लिए, अजीब अजीब भगदड़ करके गए, यानी लोगों को इमेज याद आ गई वियतनाम की कि ये इस सूरत से वहां से भागे हैं अमेरिकन। तो एक इनका गोया दबदबा कम हुआ उसके बाद। और फिर अभी हाल में इन्होंने कोशिश की थी काजाकिस्तान में रिजीम चेंज की। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिजीम चेंज की वो कोशिश थी कि वो रिजीम जो कि इस वक्त पुतिन के करीब है, वो जरा उससे अलग हो जाए, वो नई रिजीम आ जाए, जो कि नजरबायव साहब हैं। वहां भी नहीं हुई, बात नहीं गली, दाल नहीं गली। अब क्या है कि यूरोपियन थिएटर में, इसमें बड़ी चीज समझा दूं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में एक ऑब्सेशन ये है कि चीन हमको सरपास कर जाएगा, उससे तो हमें निपटना है ही, लेकिन अगर चीन
और रूस एक साथ हो गए तब में और ज्यादा नुकसान है। तो इनको सेपरेट करने के लिए पहले रूस से एक निपट लिया जाए, उसको वीकन कर दिया जाए, इस हद तक ले जाया जाए कि प्राइस चाइना को भी एक जरा सा क्लीवेज पैदा हो, एक जरा सा शिकार पैदा हो, जो कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये और पहलू क्या है, बाइडेन साहब की रेटिंग्स लोएस्ट हैं, यानी 2 साल के अंदर किसी प्रेसिडेंट की इतनी नहीं हुई है। ट्रंप, जिसके ऊपर की सारी दुनिया एक जमाने में हंसती थी, वो तकरीबन उनकी रेटिंग्स बाइडेन के करीब हो गई। वहां पे इकोनॉमिस्ट ऐसा अखबार सिविल वॉर की कंडीशंस की बात कर रहा है। इकोनॉमी डूबी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, पैंडेमिक को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो अच्छा, और आ रहे हैं अभी कांग्रेशनल इलेक्शंस नवंबर में। अब कांग्रेशनल आपकी वैसे ही विकार में कमी आई है, आपके रुतबे में कमी आई है, यानी बाइडेन साहब के, और उसके बाद अभी इलेक्शन लड़ना। तो ये देखा जाए गया है अक्सर कि एक्सटर्नलाइज कर दीजिए, एक बड़ी जंग में अगर आप आ जाएं और जंग नुमा फजा बना दी जाए तो एक नेशनलिज्म आ जाती है जो आपको सपोर्ट करने लगती है। तो ये एक वो नेशनलिज्म भी स्टोक करने का तरीका है। ये क्या, इसका आगे क्या होगा, अक्सर जंगे, हिटलर की जंग अलग थी, अक्सर जंगें जो हैं वो एक्सीडेंटली हो जाती हैं। पहली जंग भी वैसे ही हुई थी, तो वैसे ही ये एक्सीडेंट कहीं ना हो जाए। एक स्टेप और डिटेल है, वो ये कि यूक्रेन के अंदर अब आप, अमेरिकन प्रेसिडेंट तो ये कह रहा है कि साहब ये इन्वेट करेंगे और फिर कयामत आ जाएगी, हम इनके ऊपर वो सब तमाम कर देंगे। यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की कह रहा है कि भाई आप क्यों डरा रहे हो लोगों को, हमारी इंटेलिजेंस कह रही है कि इन्वेजन नहीं होने वाला। तो नकवी साहब, ये बताइए कि ये मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त की बात आपने कही, यूरोप के पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है क्या जो अमेरिका की जंग बढ़ाने वाली या जंग कराने वाली साजिश नाकाम कर सके? ये जो जर्मनी और फ्रांस वाली बात जो आपने कही, उसमें कितना कुछ आगे बढ़ने के चांस है, और जंग से बचने के लिए यूरोप क्या कुछ और कर सकता है, या अब तक क्या किया है? मैक्रोन का रवैया अमेरिका की तरफ जो है वो तब से आया हो चुका है जब से ऑकस में एक बिलियन डॉलर्स की, कई बिलियन डॉलर की एक प्रोजेक्ट था जो कि फ्रांस बना रहा था, न्यूक्लियर सबमरीन्स। वो पूरा आप एक चीज बनाई गई ऑकस, यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बर्तानिया, ये आपने उसको वो स्कीम दे दी ऑस्ट्रेलिया को। क्या हुआ, एक एंग्लो सैक्सन क्लब बन गया, यानी अमेरिका, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही नुतफे से हैं गोया, तीनों को एंग्लो सैक्सन कहा जाता है। आपने किसको अलग कर दिया, आपने मैक्रोन को अलग कर दिया जो कि फ्रेंच हैं, आपने उसमें जर्मनी का हिस्सा ही नहीं था। तो एक एंग्लो सैक्सन, ये एक हेजेमोनिक स्कीम बहुत पुरानी रही है। दूसरी जंगे अजीम के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंग्लो सैक्सन्स के पास था, यानी जिसके ऊपर बरसरे इख्तिदार गोया अमेरिका था, बर्तानिया उसके साथ और यूरोप उनके पीछे। इस बीच में फिशार हो चुके हैं, बर्तानिया यूरोप से हट चुका है और कमजोर हो गया है। अभी तकरीबन जाते जाते बचे हैं बोरिस जॉनसन साहब, वरना वो भी कगर पे बैठे हुए थे, उनको भी वहां गोया लोग, उनकी भी रेटिंग्स बहुत कम है।
अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये एंग्लो सैक्सन डोमिनेंस बनी रहे। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब सोवियत यूनियन गिरा तो सवाल ये उठा कि भाई अब यूनियन के खिलाफ नेटो बना था, अब नेटो की क्या जरूरत। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा हुआ क्योंकि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद एक और चीज पैदा हो गई। वो क्या? जर्मनी रीयूनिफाई हो गया। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में जर्मनी था और उसकी पावर जो थी उससे मिली हुई थी जापान, उसको एक्सेस कहते थे। जर्मनी और तो ये एक्सेस पावर उन दिनों में 1990s में जापानीज इकोनॉमी भी बहुत ऊपर थी। तो उनका कि एक्सेस आ जाएगा, तो मिसेस थैचर और बुश सीनियर इन्होंने ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इसीलिए बनाया गया था कि भाई एक कोalition ऑफ द विलिंग बन जाए, और उस कोalition ऑफ विलिंग में लीडर कौन रहेगा? वही, यानी नेटो की है। हमें ऊपर रहना है। क्या हुआ फिर बाद में, जब यूगोस्लाविया टूट गया तो सवाल यह उठा कि उसके तमाम टुकड़े हैं, उनको कौन कलेक्ट करे, कौन रिकग्नाइज करे। यूरोप इसलिए नहीं रिकग्नाइज कर रहा था कि अगर हम में से कोई एक भी आगे बढ़ेगा तो दूसरा उसके बरक्स दूसरी साइड को जाके सपोर्ट कर देगा। यूरोपियन यूनियन का मकसद ये था कि यूरोप में जो 100 साल से जंगें होती आई हैं वो ना हो, और वो फिर शुरू हो जाएंगी। उस बीच में वहां पे गेंशर जो थे फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी के, उन्होंने क्रोएशिया को रिकग्नाइज कर लिया। क्रोएशिया दूसरी जंग में जर्मन्स के साथ था, नाज़ीज़ के साथ था क्रोएशिया। अब जैसे वो लीजिए, फिर एक्सेस आ गया, एक्सेस एक्सेस। तो जनाब इन लोगों ने खामोशी से सर्बियंस की मदद करना शुरू कर दी, बरतानिया के। अब लोगों को याद है कि नहीं, सर माइकल रोज रोजाना आके, जब वो इंग्लिश जनरल थे, रोज ब्रीफिंग करते थे बेलग्रेड से। कहने का मतलब ये है कि ये एक तनाव चल रहा है, एंग्लो सैक्सन डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न लाइनअप, लेकिन जिसको कि जर्मनी और फ्रांस जैसी पावर्स रेजिस्ट कर रही हैं। तो एक अंदर का क्लीवेज ये भी है। लेकिन इस सूरत से एक इतना बड़ा हरका किया गया है यूक्रेन के ऊपर कि सब एक साथ हो जाएं, वो एक साथ हो नहीं रहे हैं फिलहाल। जी नकवी साहब, आपके अब तक की जो बात है उसमें दो चीजें बहुत साफ उभर के आई। एक तो ये कि एंग्लो सैक्सन हेजेमोनी बाकी रखनी है, और फ्रांस और जर्मनी को एक तरह से वो पावर्स अलग हैं। और दूसरी बात जो है वो ये कि यूरोप को इमीडिएट नेबर रशिया से जो गैस मिल रही है उसको अमेरिका इस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो उस पर डिपेंड ना रहे रशिया पर, और अल्टरनेट गैस प्रोवाइड करने के रास्ते उन्हें बता रहा है। मुझे जो इस वक्त एक वाकया याद आ रहा है वो बहुत ही अहम इसलिए है और भारत से जुड़ा हुआ है। वो एक जमाने में ईरान, पाकिस्तान, इंडिया आईपीआई गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट सामने था। उसमें भारत पर पहले बाकायदा दबाव दिया गया कि उस पर आगे ना बढ़े, भारत पीछे हट गया। बाद में पाकिस्तान पर भी यह दबाव डाला गया, पाकिस्तान भी पीछे हट गया। ईरान ने अपनी गैस पाइपलाइन बॉर्डर तक बना करके छोड़ी हुई है। यानी हमारे एशियन मुल्कों को भी, पाकिस्तान को, इंडिया को, या इससे आगे भी जो गैस पाइपलाइन जाने के इम्कान थे वो सारे रोक दिए गए अमेरिका की तरफ से। और सबक यह पढ़ाया गया कि तापी नाम की एक, और उस वक्त यह बताया गया था कि पाकिस्तान अनसेफ मुल्क है, वहां से गैस पाइपलाइन नहीं आ सकती, इंडिया उस पर भरोसा नहीं कर सकता, भारत से यह एक तरह से कहलाया गया। दूसरा जो उन्होंने प्रपोजल दिया वो और बहुत दिलचस्प था। तापी ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, माफ कीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान के बाद अफगानिस्तान तो और ज्यादा ट्रबल्ड एरिया है, उसको एक्सेप्ट करने की बात की गई, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। तो क्या यूरोप को भी उसी तरह से
उसी तरह से फंसा करके और उनकी मुसीबतें और बढ़ाने का इंतजाम है, तरक्की को रोकने का इंतजाम है, क्या कुछ है? रूस को किसी तरीके से प्रेशर में रखना, और हम्म। रूस के साथ साथ अभी खबर आ नहीं रही है, लेकिन ताइवान का किस्सा है। अब हम्म। ताइवान में वो ऑफ बैलेंस रखना चाह रहे हैं चाइनीज को, उसी तरह हांगकांग के जरिए। हम्म। अच्छा, हम जो हैं, हम हम्म। बीचों बीच गले में अटका है दम, ना हम्म। इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि अगर चीन से लड़ना है तो हम्म। साहब वो कह रहे हैं अमेरिका का दुश्मन है चीन, तो लिहाजा अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका की और रूस की दोस्ती है, तो क्या आप चीन के साथ साथ रूस से भी दुश्मनी लेंगे? है ना? तो लिहाजा हम किस तरह से नेविगेट करें, ये बहुत ही डेलिकेट मामला है, और हमारे ख्याल में इसको हमारी विदेश मंत्रालय में इसके बारे में सोचा जा रहा होगा। नहीं सर, उसमें तो एक और पेच है। उसमें पेच ये है कि ये कहने के लिए तो बात बहुत अच्छी है, जो बात आप कह रहे हैं कि चाइना से लड़ना है तो अमेरिका के साथ, लेकिन साहब चाइना से भी कहां लड़ पा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नाम तक नहीं ले रहे चीन का, चूंकि अडानी और अंबानी का कारोबार सारा चाइना से हो रहा है, तो उस पाले में भी ठीक से नहीं बैठ पा रहे। उसे आप कैसे देखते हैं? ये सब बातें, अभी देखिए हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन अब से कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि अफगानिस्तान के बाद पूरा जोग्राफिया इस इलाके का बदल गया है, और आप देखेंगे उसमें तब्दीलियां दिखाई देंगी। ये जो सस्टेन की गई थी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल टेंशंस ऑन द इशू ऑफ मुस्लिम्स, कश्मीर, पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम, ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत आगे तक अब चलना मुश्किल हो गया है। तो जो जो आपने अपनी किताब में वो जो ट्रायंगल का जिक्र किया था, मैं फिर इसे क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान, हम अभी इन्हीं दोनों मुल्कों पर ही फोकस रह करके बात करते हैं, क्या ये दोनों वॉशिंगटन की मर्जी के खिलाफ दोस्त हो जाएंगे क्या? वॉशिंगटन की मर्जी जब सोल सुपर पावर थी 1991, 92, 93, 94, 95, जब सोल सुपर पावर थी, तब वो उनकी चौधराहट अलग थी। इस वक्त ये वो सोल सुपर पावर नहीं, बल्कि एक सबसे ताकतवर मुल्क है, इसमें मानने इससे कोई दो राय नहीं, लेकिन वो नहीं है जो कि वो जो रफ्तार पहले थी, वो नहीं है, अब कम है। अच्छा, वैसे दुनिया भर में आप भी बहुत गए हैं, मैं भी कहीं कहीं कुछ मुल्कों में गया हूं। एक 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 अर्ली, मतलब 2000 के वाली जो दहाई थी, पिछली दहाई, और उससे भी पहले, एक आम तौर पर परसेप्शन दुनिया भर में यह था कि चाइना के बाद इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी, नेक्स्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी, और इंडिया की बाकायदा लोग इज्जत दुनिया में करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के सियासी लीडर और ब्यूरोक्रेट्स अब भी वॉशिंगटन और तेल अवीव और लंदन की तरफ देखते हैं। वो जो नफसियाती एक तरह से अब अपने आप को कमजोर समझने की, या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स से वाकई बाहर निकल पाएगा हमारा पूरा सिस्टम? ये बहुत, आपने देखिए इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का जो असर पड़ा हमारी थिंकिंग पे, वो तारी है किसी हद तक, लेकिन धीरे धीरे ये बुखार भी उतर रहा है। रही बात इसराइल और हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों की, वो हैं, लेकिन उनमें वो कुव्वत नहीं है जो पहले थी। तो इसलिए चीजें इस वक्त फ्लक्स में हैं। या हम और आप उस वक्त बात कर रहे हैं जिनकी जो सिचुएशन थी वो शायद ना हो, क्योंकि इस वक्त ट्रांजिशन है, फ्लक्स है, चीजें बदल रही हैं, रिश्ते बदल हो रहे हैं। उसी बीच का, उसी में एक ये वाकया है, एक ये क्राइसिस है यूक्रेन की, क्योंकि ये इंडिकेट यही करता है कि रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस कैसे हों, कि जो लोग पहले बरसरे इक़्तिदार थे वो रहें। ये दिक्कत सामने, बाधाएं आ गई हैं, क्योंकि रूस, चीन, ईरान, पूरा एक खित्ता दुनिया का
एक ब्लॉक बनता चला जा रहा है। उसमें हिंदुस्तान किस ब्लॉक के साथ जाएगा ये देखना है। अब क्वाड में हम लोग गए थे, अब वही क्वाड में यानी 3 एंग्लो सैक्सन के बीच में आप, और वो क्यों, इसलिए अब वो क्वाड जो है, क्वाड के मानी क्या है, तो बल्कि जो अहम क्वाड जो बन रहा है वो तो रिम ऑफ अफगानिस्तान, ये याद रखिए, अफगानिस्तान को जो बॉर्डर करते हुए ममालिक हैं, हमें इवेंचुअली प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली उनके साथ चलना होगा, बगैर अपने रिश्तों को अमेरिका और इजराइल से तोड़े हुए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने बहुत ही पेचीदा बात को बहुत ही सादा लफ्जों में, खासतौर पे यूक्रेन क्राइसिस के बारे में जो बताया, और एंग्लो सैक्सन की हेजेमनी जारी रहे उस कोशिश का भी आपने जिक्र किया, और साथ साथ भारत की क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या तब्दीलियां आ सकती हैं इस मौजूदा इलेक्शन के बाद, उस तरफ भी इशारा किया, और भारत और पाकिस्तान के नजदीक होने के इम्कान की बात भी आपने कही। हो सकता है कि कुछ उस तरह से हालात बने। मैं तो अक्सर अपने दर्शकों से एक बात कहता हूं कि पड़ोसी मुल्कों के बीच में ताल्लुकात, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, इन मुल्कों के बीच में अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो बहरहाल इलाकाई लेवल पर तरक्की होगी, डिफेंस पर खर्च कम होगा, आवाम की जिंदगियां बेहतर होंगी। वही रास्ता मैं समझता हूं बेहतर है, और जो इशारे आप बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हमें सभी को उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाला वक्त और बेहतर होगा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सी चीजें हम भूल जाते हैं। हमारे प्रेसिडेंट हैं कोविंद साहब और बलबीर पुंज, ये बीजेपी के लोग थे तब भी, एक 35 लोगों का डेलीगेशन पाकिस्तान गया था। यानी ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान से कभी बात ही नहीं करते। अरे ये दोनों गए थे और बहुत ही मुतासिर कि भाई यहाँ तो दोस्तियां हो सकती हैं। ये तब हम उसके डेलीगेशन के साथ हम भी थे, कुछ अखबार वाले भी थे। तो यानी ऐसा फजा ऐसी बन गई है जैसे हमने बात ही नहीं की। ये गलत है। मैंने आपको बताया कि हमारे जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं और बलबीर पुंज जो कि बीजेपी के लीडर थे, ये गए थे, एक डेलीगेशन भेजा गया था पाकिस्तान, उसमें तमाम पॉलिटिकल लीडर्स वो गए थे। वाजपेयी जी गए थे, उसमें भी आप गए थे वहां पर? उसमें वाजपेयी का तो खैर उन्होंने तो मुझे जिस कुर्सी पे वो बैठे थे बस में, उन्होंने अपने पास वाली कुर्सी मुझे बिठा लिया था। जी जी जी, ताल्लुकात मुख्तलिफ। जी जी जी, आपने बहुत नजदीक से चीजों को देखा है, इसीलिए हमारे दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी बातें, तजुर्बात। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।